हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, समर्थ किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शंस थे ए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या फिर डी वस्त्र मंत्रालय। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी वस्त्र मंत्रालय। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में आयोजित एक बैठक में अधिकार प्राप्त समिति ने समर्थ योजना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसी क्रम में समर्थ योजना के कार्यान्वयन भागीदारी के एक पैनल को 13 नए कार्यान्वयन भागीदारों के पैनल में शामिल करके व्यापक बनाया गया है। आपको बता दें कि समर्थ योजना का पूरा नाम स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर है। ये वस्त्र मंत्रालय का एक मांग आधारित और प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल नीति ढांचे के तहत तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य टेक्सटाइल और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पूरक बनाना है। ये योजना हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम और जूट जैसे पारंपरिक टेक्सटाइल क्षेत्रों की अपस्किलिंग या रीस्किलिंग आवश्यकता को भी पूरा करती है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी योजना मंत्रालय या फिर डी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो जवाब है ऑप्शन डी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा मई के लिए औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन ने मई में कुछ गति पकड़ी और अप्रैल में 4.46% की तुलना में 3 महीने की उच्च दर 5.2% पर पहुंच गई। इसी के साथ 2 महीने के संकुचन के बाद बिजली उत्पादन 0.9% बढ़ गया। मई में खनन और विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 6.4% और 5.7% की तेज दर से वृद्धि हुई। बुनियादी ढांचे और निर्माण वस्तुओं के उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में वृद्धि जारी रही, जो अप्रैल में लगभग 13% की वृद्धि के बाद मई में 14% बढ़ गई। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भी मई में बढ़कर 8.2% हो गया, जो पिछले महीने में 6.2% था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। और दूसरा कथन, ये निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य वेटलैंड प्राधिकरण यानी एसडब्ल्यूए स्थापित किया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो जवाब होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़े हुए आर्द्रभूमि क्षेत्रों की रक्षा के लिए एक याचिका पर केंद्र से प्रतिक्रिया मांगी है। आपको बता दें कि 2017 के बाद से देश में आर्द्रभूमि की संख्या 2.01 लाख से बढ़कर 2.31 लाख हो गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि की रक्षा के लिए वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 को अधिसूचित किया है। इसे भारत में वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक नियामक ढांचे के रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत बनाया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। ये नियम भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी आधार के रूप में काम करते हैं। ये नियम निर्दिष्ट करते हैं कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य वेटलैंड प्राधिकरण यानी एसडब्ल्यूए स्थापित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व राज्य के पर्यावरण मंत्री करेंगे, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का सदस्य देश नहीं है? कतर, गैबोन, अंगोला या फिर अजरबैजान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अजरबैजान। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस ने खुलासा किया है कि ओपेक अपनी सदस्यता का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि ओपेक की स्थापना इराक के बगदाद में सितंबर 1960 में 5 देशों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इन 5 देशों में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल हैं। बाद में इस संगठन में कतर 1961 में, इंडोनेशिया 1962 में, लीबिया 1962 में, संयुक्त अरब अमीरात 1967 में, अल्जीरिया 1969 में, नाइजीरिया 1971 में, इक्वाडोर 1973 में, गैबोन 1975 में, अंगोला 2007 में, इक्वेटोरियल गिनी 2017 में और कांगो 2018 में शामिल हुए। जबकि अजरबैजान इस संगठन में शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता निलंबित कर दी और अक्टूबर 2007 में ओपेक में फिर से शामिल हो गया, लेकिन 1 जनवरी 2020 से उसने ओपेक की अपनी सदस्यता को फिर से छोड़ने का फैसला किया। चलिए अगला सवाल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन,
इसका लक्ष्य 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में संपूर्ण तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना है। और दूसरा कथन, इसमें सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और ग्रे एवं ब्लैक वाटर प्रबंधन सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 पर एक दिवसीय समीक्षा सह कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला देश भर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की योजना और कार्यान्वयन के पैमाने का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित हुई। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का उद्देश्य 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पूर्ण तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना है, इसलिए कथन एक सही है। इससे सुनिश्चित होगा कि अपशिष्ट जल को सुरक्षित रूप से समाहित, एकत्र, परिवहन और उपचारित किया जाए ताकि कोई भी अपशिष्ट जल हमारे जल निकायों को प्रदूषित न करे। इसमें सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और अमृत के अंतर्गत आने वाले शहरों के अलावा अन्य सभी शहरों में ग्रे और ब्लैक वाटर प्रबंधन सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है, इसलिए कथन 2 सही है। इसमें सभी शहरी स्थानीय निकायों को ODF प्लस और 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों को ODF प्लस प्लस बनाने की भी परिकल्पना की गई है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता के दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में चर्चित ट्यूनिकेट्स शब्द किससे संबंधित है? समुद्री जीव, फूल की विविधता, औषधीय जड़ी बूटी या फिर टेक्सटाइल? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्री जीव। हाल ही में ट्यूनिकेट्स शब्द समाचारों में देखा गया। आपको बता दें कि ट्यूनिकेट्स समुद्री अकशेरुकी जीवों की एक प्रजाति है जिनका विकासवादी इतिहास कम से कम 500 मिलियन वर्ष पहले का है। उन पर किए गए सीमित अध्ययनों से पता चलता है कि वे अजीब प्राणी हैं जो विभिन्न आकृतियों और आकारों में आते हैं। एक वयस्क ट्यूनिकेट आमतौर पर एक बैरल की तरह दिखता है जिसके शरीर से 2 साइफन निकलते हैं। इनमें से एक साइफन भोजन के कणों से भरा पानी खींचता है, जिससे जानवर को एक आंतरिक फिल्टर के माध्यम से भोजन करने की अनुमति मिलती है, जबकि फीडिंग के बाद दूसरा साइफन पानी बाहर निकाल देता है। दुनिया के महासागरों में ट्यूनिकेट की लगभग 3000 प्रजातियां मौजूद हैं जो ज्यादातर उथले पानी में रहती हैं, इसलिए विकल्प सही है। अगला सवाल। चंद्रमा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, फ्लाईबीज वे मिशन है जिनमें अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पास से गुजरता है लेकिन उसके चारों ओर की कक्षा में नहीं पहुंच पाता। दूसरा कथन, लैंडर्स मिशन में चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और तीसरा कथन, इम्पैक्ट मिशन में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग शामिल है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? तो जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष मिशन कई तरह के होते हैं, जैसे फ्लाईबीज, लैंडर मिशन, इम्पैक्ट मिशन आदि। फ्लाईबीज वो मिशन हैं जिनमें अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पास से गुजरता है लेकिन उसके चारों ओर की कक्षा में नहीं पहुंच पाता, इसलिए कथन एक सही है। जबकि लैंडर मिशन में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग शामिल होती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। वहीं इम्पैक्ट मिशन ऑर्बिटर मिशन का विस्तार है। इनमें मुख्य अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और उस पर लगे एक या अधिक उपकरण चंद्रमा की सतह पर अनियंत्रित लैंडिंग करते हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, इसलिए विकल्प सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, CRPC की धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट, एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को संभावित खतरे या उपद्रव के तत्काल मामलों को रोकने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है। और दूसरा कथन, मजिस्ट्रेट आदेश में लक्षित व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना आदेश जारी नहीं कर सकता। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और नहीं दो? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने शहर के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। आपको बता दें कि CRPC की धारा 144 एक जिला मजिस्ट्रेट या एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट को संभावित खतरे या उपद्रव के तत्काल मामलों को रोकने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है, इसलिए कथन एक सही है। इसके तहत मजिस्ट्रेट को एक लिखित आदेश पारित करना होता है जो किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ या किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ या आमतौर पर किसी विशेष स्थान अथवा क्षेत्र में बार बार आने जाने पर जनता के खिलाफ निर्देशित किया जा सकता है। हालांकि आपातकालीन मामलों में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना यह आदेश पारित कर सकता है जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है जिसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। दूसरा कथन, इसकी उत्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला में हुई है जिन्हें जजेस केसेस कहा जाता है। और तीसरा कथन, इस प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं।
केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं? तो जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों यानी जजेस केसेस के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा। इस कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई करते हैं और इसमें 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, इसलिए कथन एक सही है। कॉलेजियम प्रणाली नए न्यायाधीशों का चयन और निवर्तमान न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिन्हें जजेस केसेस के रूप में जाना जाता है, इस प्रणाली की आधारशिला के रूप में काम करते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। कॉलेजियम प्रणाली सरकार को न्यायाधीशों के चयन के लिए सुझाव देती है। अगर कॉलेजियम दोबारा उसी नाम को भेजता है तो सरकार को उसे मंजूरी देनी होगी, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प भी सही है। अगला सवाल, हाल ही में चर्चित मिष्टी योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के कोवलम पंचायत में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। ये वृक्षारोपण अभियान मिष्टी योजना का हिस्सा था। आपको बता दें कि मिष्टी योजना का पूरा नाम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम है। केंद्र सरकार ने ये योजना बजट 2023-24 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य भारत के तटीय जिलों में मैंग्रोव पुनर्वनीकरण और वनीकरण करना है। इस योजना को 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित करने की योजना है। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत या फिर डी चीन। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।